कल्पना कीजिए कि एक हवाई जहाज इस रनवे पर त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और मान लीजिए कि हवाई जहाज यहाँ से शुरुआत करेगा और हम यहाँ पर ये जो टाइमर है उसे शुरू कर देंगे। और ऐसा मानते हैं कि जब हम टाइमर को शुरू कर रहे हैं तो इसका जो वेग है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है, वो u है। अब इस वीडियो में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि समय t के बाद, यानी टाइम t के बाद ये जो जहाज है ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो इसका जो नया वेग होगा, जो या मान लीजिए आप अंतिम वेग होगा जिसे हम v कहेंगे, वो क्या होगा। हमारा मतलब है कि हमें ये तो पता है कि ये त्वरित हो रहा है, पर हमें ये पता करना है कि t समय के बाद इसका वेग कितना बढ़ जाएगा और ये कितनी दूरी तय कर लेगा। और क्योंकि ये समस्याएं काफ़ी आम होती है तो हम कुछ समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। और इसकी गणना करने का एक तरीका है वेग समय ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाना। तो मान लीजिए ये ग्राफ है, तो यहाँ पर जो हमने आपको कहा वही चीज़ ये ग्राफ में भी हमने दर्शाई है। तो जब शून्य पर है, मतलब समय जब शून्य है, t=0 है, तो इस जहाज का जो वेग है वो u है। और t समय के बाद इसका जो वेग है वो छोटा v हो जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर आपको ध्यान देना होगा वो ये कि ये एक सरल रेखीय ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर त्वरण जो है वो एक समान है, त्वरण नियत है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड ये जो जहाज है इसका वेग समान मात्रा में बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि शुरू में इसका वेग मान लीजिए 20 था, तो अगले सेकंड ये 25 हो जाता है, मतलब कि 5 की वृद्धि हो गई है। तो इसके अगले सेकंड में ये 30 हो जाएगा, यानी कि हर सेकंड इसके वेग का मान 5 से बढ़ जाएगा। तो अगले सेकंड 35 हो जाएगा, उसके बाद 40, और इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हम नियत त्वरण के लिए वेग और विस्थापन के लिए कुछ समीकरणों को व्युत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। चलिए v से शुरुआत करते हैं। तो v का समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए हमें केवल जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, उसका जो समीकरण है उसे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब वेग में परिवर्तन क्या है? v - u बटे समय, यानी कि t। यहाँ पर परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v - u। और क्योंकि हमें ये समीकरण v के मानों में चाहिए तो हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो हम t को a से गुणा कर देते, तो a गुणा t बराबर v - u, और फिर u दूसरी साइड चला जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u + at। वैसे पुस्तकों में इसे ग्राफ के द्वारा भी व्युत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए ये लंबाई जो है ये है v, और ये लंबाई भी v है, और इसी तरह से ये लंबाई u है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से u बना सकते हैं। तो ये लंबाई u है, तो v क्या है? v है u जमा कुछ और लंबाई। तो हमें यहाँ पर समीकरण से ये पता चल रहा है v किसके बराबर है? u जमा at के। तो ये जो लंबाई है ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये at के बराबर होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो समीकरण है ये व्युत्पन्न करना बहुत आसान है। हमने कुछ नया यहाँ पर ज्ञात नहीं किया है, हमने केवल यहाँ पर जो त्वरण का समीकरण है उसे ही रीअरेंज किया है। तो अगर आप ये भूल भी जाते हैं v बराबर u + at, तो आप त्वरण का जो समीकरण है उससे इसे निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब विस्थापन के लिए कोई समीकरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हम इस समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इस समीकरण का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब वेग जो हो वो नियत हो, वो कांस्टेंट हो। लेकिन आमतौर पर वेग बदलता रहता है, जैसे ये जो स्थिति यहाँ पर है इसमें भी वेग परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए सोचते हैं कि जब वेग परिवर्तित हो रहा होगा, वेग नियत नहीं होगा, तो हम इस वेग की जगह पर यहाँ पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम वेग को समय से गुणा करते हैं, या फिर हम ये ग्राफ को देखें, तो ये जो ग्राफ होता है वेग बनाम समय ग्राफ, तो इसमें ये जो क्षेत्रफल होता है ये जो विस्थापन है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब हुआ कि हमें यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, इसकी गणना करनी होगी। और यदि आपको ये और स्पष्ट रूप से समझना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस को एक बार फिर से देख लीजिए। तो अब चलिए ये जो आरेख है इसे हटा देते हैं। तो चलिए S यानी विस्थापन ये बराबर होगा यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है उसके। अब यदि आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो आकृतियाँ हैं,
एक है आयत यानी रेक्टेंगल और एक है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल क्षेत्रफल बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फिर से आप वीडियो को रोक कर यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है इनके लिए जो मान होंगे उन्हें रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो हमें पता है कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर ये जो लंबाई है वो है u और चौड़ाई है t, तो ये हो जाएगा u t। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो जो 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है t गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर कितनी है at। तो ये हो गया 1/2 गुणा t गुणा at। तो अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करते हो जाएगा s बराबर यू टी जमा 1/2 गुणा a गुणा t का वर्ग। तो हमने यहाँ पर दो समीकरण तो व्युत्पन्न कर लिए हैं। अब हम एक और समीकरण व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि हमने v और s दोनों के लिए ही तो समीकरण ज्ञात कर लिया, अब हमें तीसरे समीकरण की क्या आवश्यकता है। तो कई बार होता यह है कि हमें समय नहीं दिया होता है, और आप ध्यान से देखिए इन दोनों समीकरणों में समय है t है। तो हम एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना चाहते हैं जिसमें समय ना आए, जिसमें t न हो। चलिए उसे ज्ञात करते हैं। अब इसे व्युत्पन्न करने के लिए हमें भौतिकी की आवश्यकता नहीं, हम गणितीय रूप में इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम ये जो दोनों समीकरण हैं इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके ही तीसरे समीकरण को ज्ञात करेंगे। तो अब हम ये जो पहला समीकरण है इससे जो t है उसका मान ज्ञात करके उसे दूसरे समीकरण में डाल देंगे। लेकिन अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये दूसरे समीकरण में t का वर्ग है, जिसके कारण इस समीकरण को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये जो विस्थापन का समीकरण है इसे दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। तो अभी हमने इसको आयत का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा लिखा है। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम इसे समलंब यानी ये जो ट्रेपेजियम है पूरा जो क्षेत्रफल है उसे एक साथ ही निकालने का प्रयास करते हैं। तो समलंब जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल सामान्य तौर पर हम लिखते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा जो दोनों समानांतर ऊंचाई होती है उनके योग के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसे यहाँ पर लिखते हैं। तो 1/2 गुणा जो आधार है वो है t गुणा जो दोनों समानांतर ऊंचाइयाँ है तो वो एक है u और एक है v, तो u जमा v। अब यदि हम पहले समीकरण का उपयोग करें तो यहाँ से हमें t क्या मिलेगा, t बराबर होगा v माइनस यू बटे 1 है। ठीक है, अब ये जो t का मान है हम इसे यहाँ पर रख देते हैं, s बराबर 1/2 गुणा t गुणा u जमा v। यहाँ पर हम t का मान रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, s बराबर 1/2 गुणा v माइनस यू बटे a गुणा u जमा v। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो ऊपर है देखिए v माइनस यू और गुणा में क्या है v जमा u, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं v का वर्ग माइनस u का वर्ग। तो s बराबर क्या होगा 1/2 गुणा v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे a। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, v का वर्ग माइनस u का वर्ग बराबर 2as। हमने 2a को दूसरी तरफ भेज दिया। तो ये रहे तीनों समीकरण। अब चलिए इन समीकरणों को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि a शून्य है यानी त्वरण शून्य है। अब यदि त्वरण शून्य है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक ही वेग से आगे बढ़ रहा है, उसका वेग नहीं बदल रहा होगा। तो चलिए इन तीनों समीकरणों में a को शून्य रखकर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो यदि हम पहले समीकरण में a शून्य रखें तो ये a गुणा t जो है वो शून्य हो जाएगा। तो v किसके बराबर आ गया, u के, यानी हमारा जो अंतिम वेग है वो हमारे प्रारंभिक वेग के बराबर है। और ये बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि हमने अभी कहा कि त्वरण शून्य है यानी कि जो वेग है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे समीकरण की बात करते हैं। तो दूसरे समीकरण में ये जो 1/2 गुणा a गुणा t का वर्ग है ये शून्य हो जाएगा क्योंकि a शून्य है। तो s बराबर आ गया ut के। तो इसका मतलब यह है कि हमें वो जो हमारा पुराना समीकरण था विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, वही वापस मिल गया। हमने कहा था तब भी कि ये जो समीकरण है वो तब हम लगा सकते हैं जब जो वेग हो वो नहीं बदल रहा हो, वो नियत हो। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि तीसरे समीकरण में हम a को शून्य रखें तो v का वर्ग माइनस u का वर्ग बराबर होगा शून्य के, यानी कि v बराबर हो जाएगा u के। वो पहला जो समीकरण था उसकी तरह ही यहाँ पर हमें उत्तर मिल जाएगा। अच्छा,
ये जो समीकरण है ये तब भी काम करेंगे जब वेग घट रहा होगा। तो यहाँ पर तो वेग बढ़ रहा है, अब यदि वेग घट रहा होगा तब हमें यहाँ पर ये जो a है बस उसका जो साइन है उसे बदलना होगा, यानी हमें सब जगह पर ऋणात्मक चिन्ह लाना होगा, माइनस लाना होगा। यानी जहाँ पर भी a होगा हमें उसे -a करना होगा, यानी कि हम मंदन यानी डी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो संक्षेप में पहला जो समीकरण था वो हमें ये जो त्वरण का समीकरण है उससे मिल गया। दूसरा समीकरण हमने ये जो ग्राफ है इसका उपयोग करके निकाला। अब ये जो दो समीकरण है ये काफ़ी है, लेकिन हमने तीसरा समीकरण इसलिए व्युत्पन्न किया ताकि हमारे पास एक ऐसा समीकरण हो जिसमें समय ना हो। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमने पहले समीकरण में जो t है उसे ज्ञात करके दूसरे समीकरण में उसको डाल दिया और हमें जो तीसरा समीकरण है वो मिल गया। और ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि जो समलंब का जो क्षेत्रफल है उसे निकाल लिया ताकि हमें कम स्टेप्स में ये उत्तर मिल जाए। हालांकि यदि आप आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल उपयोग में लाएंगे तो भी आपको तीसरा समीकरण मिल जाएगा। और हमेशा एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि ये तीनों समीकरण हम तभी उपयोग में ला सकते हैं जब त्वरण नियत हो, यानी एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।